हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पावर सिस्टम का रैंक बूस्टर चल रहा है जिसमें हम लोग यूनिट 1 फिनिश कर चुके हैं। आज से इस लेक्चर से हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, दैट इज ट्रांसमिशन लाइंस। अब जैसा कि मैंने फुल कोर्स में पढ़ाया आपको, ट्रांसमिशन लाइन 4 हिस्सों में पढ़ाया है। ठीक है, पहला हिस्सा क्या पढ़ा है? लाइन पैरामीटर। लाइन पैरामीटर के अंदर हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंसेज है, जो भी ट्रांसमिशन लाइन में पैरामीटर्स है, क्या क्या होते हैं आपके? रेजिस्टेंस होते हैं, इंडक्टेंस होते हैं, कैपेसिटेंस होते हैं और शंट कंडक्टेंस होते हैं। और हमने देखा था कि शंट कंडक्टेंस को हम लोग क्या मानते हैं? नेग्लिजिबल मानते हैं, इसको कंसिडर नहीं करते हैं। फिर हमने रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में देखा, और आउट ऑफ दिस 3 पैरामीटर सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्या रहता है? सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग कौन सा होता है? इंडक्टेंस होता है। इसी वजह से ज्यादातर क्वेश्चंस आपको इंडक्टेंस पे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहां पे हम सारी कैलकुलेशंस करेंगे रेजिस्टेंस की, इंडक्टेंस की, कैपेसिटेंस की। तो इसमें इंडक्टेंस को सबसे ज्यादा हम लोग पढ़ने वाले हैं। कैपेसिटेंस का भी समरी जरूर बताऊंगा, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। ज्यादा किस पे करेंगे? हम लोग इंडक्टेंस पे करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? रैंक बूस्टर सीरीज है, यहां पे हमें रैंक को बूस्ट करना है। तो आपको इस सीरीज के अंदर बहुत ही कॉम्पैक्ट वर्जन में और बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको बहुत सारा कुछ मिलने वाला है। ठीक है, चलिए दूसरा चैप्टर आएगा आपका परफॉर्मेंस ऑफ लाइन। यहां पर हम देखेंगे कि यहां पे एक तो क्लासिफिकेशन देखेंगे हमारे, कौन सी क्लासिफिकेशन? शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, उनका एनालिसिस करेंगे, एबीसीडी पैरामीटर देखेंगे, उनकी इफिशियंसी निकालेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, रिसीविंग एंड साइड वोल्टेज नो लोड पे कैसे निकालते हैं, सारी चीजें हम लोग परफॉर्मेंस ऑफ लाइन में देखने वाले हैं। ठीक है, थर्ड नंबर आता है पावर फ्लो इक्वेशन। यहां पे हम लोग क्या देखेंगे कि यहां पे जो हमारा एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों सेंडिंग एंड साइड के और साथ में रिसीविंग एंड साइड के क्या होते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों देखेंगे यहां पे। और अगर ये एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर पता चल गया तो इसका मतलब आपको क्या पता चल गया? कॉम्प्लेक्स पावर भी पता चल गया। तो यहां पे पावर फ्लो इक्वेशंस देखेंगे कि सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड साइड पे कि हमने यहां से जो एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर भेजा रिसीविंग एंड साइड पे, जो कि कई सारा किलोमीटर दूर है, वहां पे कितना मिल रहा है। तो इन सब चीजों की कैलकुलेशन देखेंगे हम लोग। ठीक है, देन लास्ट में फोर्थ सेगमेंट में देखेंगे पावर सिस्टम ट्रांजिएंट, जहां पे हम लोग स्विचिंग सर्जेस हो गया आपका या लाइटनिंग स्ट्रोक्स हो गया, इस तरह के जो फेनोमेनन होते हैं वो पढ़ेंगे। तो ये ट्रांसमिशन लाइन को मैंने 4 हिस्सों में बांटा है: लाइन पैरामीटर, परफॉर्मेंस ऑफ लाइन, पावर फ्लो इक्वेशंस, पावर सिस्टम ट्रांजिएंट। ये अपने आप में पावर सिस्टम ट्रांजिएंट भी अपने आप में बोल सकते हैं, किताब लिखी जा सकती है इसके ऊपर, बट हमें अभी उतना नहीं पढ़ना है। हमें यूजी सिलेबस के हिसाब से और गेट के सिलेबस के हिसाब से जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो पढ़ना है। ठीक है, और आप ये सीरीज भी उसी लिए देख रहे हो कि जल्दी जल्दी सर शॉर्ट समरी बता दीजिए और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करा दीजिए, ताकि हमारे दिमाग में जो पावर सिस्टम आपने 250 लेक्चर में पढ़ाया है वो कैसे कॉम्पैक्ट वर्जन में आ जाए। नहीं, 250 तो इलेक्ट्रिकल मशीन है ना, 200 लेक्चर में ही हो गया था हमारा पावर सिस्टम। तो ठीक है, चलिए तो अब यहां पे गेट के हिसाब से अगर देखें, है ना, गेट एग्जामिनेशन को टारगेट लें और देखें कि सर इन चारों में से इंपॉर्टेंट क्या है गेट एग्जामिनेशन के हिसाब से। कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे होगा ना, आपको बताता हूं। बिल्कुल है, ऊपर नीचे है। देखिए क्या होता है, गेट एग्जामिनेशन को अगर मैं 2 हिस्सों में देखूं, 2016 बेंचमार्क रखूं, क्योंकि यहां पे था वर्चुअल कैलकुलेटर जिसमें, है ना, वर्चुअल कैलसी बोल देता हूं शॉर्ट में, और जिसमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन सॉल्व नहीं हो सकती। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब कि आयोटा वाली फंक्शंस आपके वर्चुअल कैलकुलेटर में सॉल्व नहीं होते हैं। और उसके पहले 2016 के पहले क्या होता था आपका? फिजिकल कैलसी, है ना, ये वाला कैलकुलेटर जो था, ये वाला भी नहीं, इसका एक और वर्जन आता है जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर होता है सॉल्व, आयोटा, एंगल निकालना, इमेजिनरी पार्ट, ये बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो यहां पे फिजिकल कैलसी था आपका, फिजिकल कैलसी अलाउ था, और इसके बाद से आपका वर्चुअल कैलकुलेटर पिक्चर में आया है। तो आपके क्वेश्चन पूछने के तरीके भी 2016 के पहले अलग तरीके से, थोड़े से लार्ज कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते थे बड़ी आसानी से, क्योंकि आईआईटी ये एक्सपेक्ट करता था कि आप बड़ी आसानी से फिजिकल कैलकुलेटर की मदद से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर ही लोगे। बट 2016 के बाद क्या हुआ कि वर्चुअल कैलकुलेटर जिसमें कॉम्प्लेक्स सॉल्व नहीं हो सकता, तो क्वेश्चन पूछने के तरीके भी बदले हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं यहां पे, क्योंकि अब तो हमें 2016 के पहले तो गेट लिखना नहीं, किसके साथ लिखना है? वर्चुअल कैलकुलेटर के साथ में लिखना है। तो पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है कि जो लाइन पैरामीटर वाला सेक्शन हुआ ना, लाइन पैरामीटर वाला सेक्शन, जहां पे ये जो लाइन पैरामीटर वाला सेक्शन है, यहां से क्वेश्चंस आपसे ज्यादा पूछे गए हैं।
ठीक है। और यहां पर भी जो क्वेश्चन पूछे भी गए उसकी कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल तरीके वाली है, क्योंकि इसमें भी कॉम्प्लेक्सिटी काफी है। इसमें जब लाइन पैरामीटर वगैरह हम लोग जब इंडक्टेंस फाइंड आउट करेंगे, डबल सर्क्यूट लाइन का अगर देखेंगे या बंडल कंडक्टर का देखेंगे, वो क्वेश्चंस नहीं पूछे आपसे सिंपल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस पूछे, जो कि बहुत ही आराम से बिना कैलकुलेटर के भी सॉल्व हो सकते हैं, या फिर कैलकुलेटर की जरूरत पड़े भी तो कॉम्प्लेक्स की नहीं, सिंपल कैलकुलेशन की, सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशन की जरूरत है। तो इस वजह से लाइन पैरामीटर जो कि ऐसा टॉपिक है जहां पे आपको सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशन है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं है, इस वजह से यहां से क्वेश्चंस आपसे पिछले कुछ सालों में अच्छे पूछे गए हैं। 16 में भी होगा, 17 में भी होगा, 18 में पता नहीं, 19 में था, 22 में भी क्वेश्चन है। तो हर एक साल क्वेश्चन आए हैं यहां से। एक आध साल बीच में 1 या 2 साल छोड़ दोगे तो बाकी 16 से लगा के 22 के बीच में क्वेश्चंस रिपीट करें, और आगे भी आने के चांसेस है 23, 24, 25 में भी। ठीक है। दूसरा है परफॉर्मेंस ऑफ लाइन। अभी जो परफॉर्मेंस ऑफ लाइन है, इससे 2016 के पहले क्वेश्चंस काफी पूछे जाते थे और 2016 के बाद भी पूछे गए, ऐसा नहीं कि पूछे नहीं गए, बट यहां पे वेटेज थोड़ा सा गिरा है। क्यों गिरा है? क्योंकि इसके परफॉर्मेंस ऑफ लाइन में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा पार्ट, कॉम्प्लेक्स एंगल सॉल्व करना है आपको, एंगल के साथ में इमेजिनरी पार्ट वगैरह सब कुछ सॉल्व करना पड़ता है। इस वजह से परफॉर्मेंस ऑफ लाइन से क्वेश्चन थोड़े से कम पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं पूछे जाते, पूछते कहीं से भी ये क्वेश्चन, बट एक ट्रेंड बता रहा हूं आपको मैं। ठीक है। हम तो बिल्कुल इक्वल मान के पढ़ेंगे सब चीजें, तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि इसको मैं 2 स्टार दे देता हूं। कंपेरेटिवली इन दोनों कंपैरिजन में लाइन पैरामीटर से क्वेश्चन ज्यादा पूछे। पावर फ्लो इक्वेशन से एज सच डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, बट ये टॉपिक जो है, ये आपका जो अगला यूनिट है ना हमारा, यूनिट नंबर 3 वोल्टेज कंट्रोल एंड पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, वहां पर इस टॉपिक का बहुत बड़ा रोल है। और चूंकि देखिए वोल्टेज कंट्रोल एंड पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में पावर फ्लो इक्वेशंस का रोल है, क्योंकि जितने भी आप पावर सिस्टम की किताबें देखोगे वहां पे वोल्टेज कंट्रोल एंड पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट इस पावर फ्लो इक्वेशन के साथ में ही है कई सारी किताबों में। ठीक है। तो समझ रहे हो आप कि ये पावर फ्लो इक्वेशन प्योरली ट्रांसमिशन लाइन में हमारे पास न्यूमेरिकल नहीं मिलेंगे, बट इसका आगे चल के जो हमारी नेक्स्ट यूनिट होगी उसमें मिक्सिंग काफी अच्छा है और वहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो इस वजह से भी मैं इसको बोलूंगा कि इसको भी आप 2 स्टार दे दीजिए ट्रांसमिशन लाइन के लिहाज से। बट जब अगले यूनिट में जब हम वोल्टेज कंट्रोल पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट पढ़ेंगे तो पावर फ्लो इक्वेशन का रोल है, क्योंकि आपको पावर फ्लो के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप वोल्टेज कंट्रोल और पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे? क्योंकि पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं रिएक्टिव पावर को रेगुलेट कर रहे हो, तो रिएक्टिव पावर की इक्वेशंस तो पता होनी चाहिए ना आपको। तो इसीलिए पावर फ्लो इक्वेशंस अगले यूनिट में, इसका इंपॉर्टेंस इस यूनिट में नहीं रहेगा, अगले यूनिट में बहुत रहेगा। ठीक है। तो हम लोग यहां पर भी बहुत ज्यादा इस पे क्वेश्चन नहीं करेंगे, बिल्कुल इसकी इक्वेशंस क्या होती क्या नहीं होती उसके ऊपर 1-2 न्यूमेरिकल जरूर देखेंगे, बट इसके ज्यादा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हमारी अगले यूनिट में हो जाएगी। नेक्स्ट आपका पावर सिस्टम ट्रांजिएंट, तो यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, मैं इसको 1 स्टार ही मान के चल रहा हूं। बहुत सा जैसे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिले हैं। ठीक है। पूरा का पूरा समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग इस पूरे ट्रांसमिशन लाइन को पढ़ने वाले हैं, और बीच बीच में आपको सर्ज इंपीडेंस लोडिंग क्या होता है, सर्ज इंपीडेंस क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस क्या होता है, ये सारे के सारे हमारे जब हम लोग ये यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑफ लाइन में लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन वगैरह का डेरिवेशन वगैरह करेंगे ना, तो उसमें पूरा का पूरा आ जाएगा। ट्यून्ड लाइन क्या होता है हमारा, है ना, सारी चीजें हम लोग वहीं पे पढ़ेंगे, इसी सेगमेंट के अंदर पढ़ेंगे। नहीं तो स्टूडेंट्स सोचेंगे सर सर्ज इंपीडेंस तो आप बोले ही नहीं, तो ये इसी के अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है। छूटेगा कुछ भी नहीं आपका, है ना, भरोसा रखो। तो चलो ये हो गए 4 सेगमेंट। अब हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ये देखो क्लियरिटी देना जरूरी दिमाग के अंदर कि चल क्या रहा है असल में, है ना। 1 बाय 1 सिस्टमेटिक इस दिमाग के अंदर आपने अच्छे से बिठा लिया ना चीजें, तो 3 घंटे के अंदर इतने खटाखट जैसे क्वेश्चन दिखेगा आपको स्क्रीन के ऊपर। आपका कॉन्सेप्ट सर आपने बताया था यूनिट नंबर सेकंड का क्वेश्चन आ गया परफॉर्मेंस लाइन से, चलो फटाफट कर देते हैं, है ना। तो क्विक तरीके से आपको ये दिमाग को जो है फास्ट रिस्पॉन्स बनाना है वहां पे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि दिमाग के अंदर इतना ज्यादा खिचड़ी टाइप बना रखा है आपने, तो वो वहां पे आसानी से नहीं निकल पाता। जैसे कंप्यूटर में क्या होता है, अगर हमने कंप्यूटर की जो फाइल्स है वो अच्छे से नहीं जमा, इधर उधर रख दी, इधर मूवी का फोल्डर इधर ये रखा इधर ये रखा, तो सिस्टम को बड़ी परेशानी होगी। कुछ भी सर्च करोगे तो बड़ी परेशानी होगी, बड़ी देर लगाएगा सर्च करने में चीजों को। ठीक है। तो इसी तरीके से दिमाग में लाइब्रेरी जैसा सारा कॉन्सेप्ट अगर जमा लिया तो उस दिन बहुत मजा आने वाला है, और रैंक बूस्टर के जितने क्वेश्चन से 2-3 बार कर जाना, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं लाइन पैरामीटर। सबसे पहले तो ट्रांसमिशन लाइन आप सभी ने देखी होगी, है ना। ट्रांसमिशन लाइन सबने देखी कि नहीं देखी? ऐसे टावर बने हुए रहते हैं, है ना। टावर बना देता हूं मैं शॉर्ट में, ठीक है।
ऐसे टावर बने रहते हैं और ये यहाँ से कभी इस तरीके से एक कंडक्टर यहाँ ऐसे लाइन भी जाती है ना, ये आपकी जा रही आर वाई बी इस तरीके से जा रहा होगा। इस तरीके से आपने ट्रांसमिशन लाइन, टावर वगैरह ट्रांसमिशन लाइन सब कुछ देखा होगा। तो यहां पर मैं ये मान के चल रहा हूं कि रजिस्टर आर वाई बी ये आपने 3 लाइन देखी होगी, एक ग्राउंड वायर भी देखा होगा, न्यूट्रल वायर भी देखा होगा, सब देखा होगा। अभी मुझे क्या करना है कि इन कंडक्टर्स का, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, ये ट्रांसमिशन लाइन क्या है, एक कंडक्टर है ना, कंडक्टर है। तो इन कंडक्टर का स्टडी करेंगे, इस कंडक्टर में देखेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है। तो हमें पता है कि ये जो लाइन है, ये ट्रांसमिशन लाइन किसी मटेरियल की बनी होगी, वो मटेरियल होगा तो उसकी रजिस्टिविटी होगी, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, उसका कोई लेंथ होगा। इसका मतलब है कि अगर किसी चीज में रजिस्टिविटी है, लेंथ है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसका मतलब है कि रजिस्टेंस वहां पे एग्जिस्ट करता है, रो एल बाई ए, दैट इज रजिस्टेंस। ठीक है, ये रेजिस्टेंस। अब इसके ऊपर बहुत ज्यादा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, थ्योरेटिकल मैंने फुल वर्जन में थोड़ा सा और डिटेल वर्जन बताया, बट अभी रैंक बूस्टर सीरीज में के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की इसको जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए एक रेजिस्टेंस का और टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर एक फॉर्मूला जो कि आपको नेटवर्क में भी पता होगा, है ना, कि अगर किसी अदर टेम्परेचर पे देखना है तो R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल डिफरेंस ऑफ टी, है ना, टेम्परेचर डिफरेंस वाला। तो वो फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसको मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं, नेटवर्क थ्योरी में ऑलरेडी मैंने उसको पढ़ाया है। ठीक है, चलो तो बस रेजिस्टेंस में इतना ही है। तो ये है हमारा रेजिस्टेंस की बारी, ये इसको मैं लिख देता हूं नंबर ए, रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पैरामीटर, जिस पे बहुत ज्यादा हमें फोकस नहीं करना है। स्किन इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, ये सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूं, मुझे बार बार इन चीजों का दोहराने का जरूरत नहीं है। इंडक्टेंस की बात करें, इंडक्टेंस की बात करें अगर हम लोग, तो इंडक्टेंस आपने कई सारी जगह पे पढ़ा है ना, क्या क्या पढ़ा है कि वही हमारे कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फ्लक्स लिंकेज और ये सारी चीजें पढ़ी है। तो इंडक्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, साई बाय आई हो जाएगा। ठीक है, दैट इज साई क्या है, फ्लक्स लिंकेज एन फाई बाय आई। तो ये इंडक्टेंस है हमारा। नॉर्मली इंडक्टेंस की यूनिट जो होती है हेनरी होती है, बट ये ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हर एक किलोमीटर या हर एक मीटर पे चीजें चेंजेस होगी, तो इस वजह से इसकी यूनिट जो हो जाएगी वो हो जाएगी हेनरी पर मीटर और हेनरी पर किलोमीटर। इन दोनों चीजों में हम लोग यूनिट डिनोट करते हैं। ठीक है, ये रहा आपका इंडक्टेंस। थर्ड नंबर बात करें अगर हम लोग कैपेसिटेंस की, ये हो गया आपका कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस आपको पता है ऑलरेडी, हम लोगों ने बेसिक्स में देखा था, है ना, कि देखो यहां पे क्या है, ये ट्रांसमिशन लाइन है, तो इनके बीच में लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस है ना, दोनों पे क्या है, वोल्टेज, हाई वोल्टेज अप्लाई होंगे। तो हाई वोल्टेज है तो दोनों के इसमें क्या है, एक तरह की प्लेट है, मेटेलिक प्लेट से, तो इनके बीच में एक कैपेसिटेंस डेवलप होगा यहाँ पे, क्योंकि एयर क्या है, एयर इज अ डाइलेक्ट्रिक। तो हमें पता है कि जो भी चार्ज स्टोर होता है इज प्रोपोर्शनल टू V, और ये हटा तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, CV। तो कैपेसिटेंस क्या है, चार्ज अपॉन वोल्टेज, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे चार्ज डिवाइडेड बाय V का जो फॉर्मूला है कैपेसिटेंस है, और हमारे पावर सिस्टम के हिसाब से इसकी जो यूनिट है दैट इज नॉट फैराड, फैराड पर मीटर और फैराड पर किलोमीटर। ठीक है, ये सिंपल बेसिक से मैंने फॉर्मूले बताए जो कि आपको नेटवर्क थ्योरी में भी पढ़ाए गए हैं। ठीक है, अब असली खेल तो अब थोड़ी देर बाद चालू होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब मैं करूंगा 90, देखो जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आज तक, तो ज्यादातर क्वेश्चंस किस में आए, आपके इंडक्टेंस में आए, क्योंकि इस ट्रांसमिशन लाइन में रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस तीनों अवेलेबल होते हैं, बट जो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होता है वो होता है इंडक्टेंस। और इंडक्टेंस क्या करता है, चेंज इन करंट को अपोज करता है ना, कहीं ना कहीं अपोजिशन वाला फैक्टर है। तो हम चाहते हैं कि हमारे ट्रांसमिशन लाइन में इंडक्टेंस थोड़ा कम रहे। ठीक है, तो हम लोग पहले इंडक्टेंस को पढ़ेंगे, और उसको कम करने के लिए कंडक्टर के लेवल पे हम लोग क्या क्या कंडक्टर चूज कर सकते हैं, क्या अरेंजमेंट यूज कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इंडक्टेंस को कम जो अरेंजमेंट कर सकते हैं उसके हिसाब से हम लोग ट्रांसमिशन लाइन डिजाइन करेंगे। ठीक है, आया मतलब समझ में। और इस इंडक्टेंस के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पास्ट में भी पूछे गए हैं, और आने वाले समय में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 1 बाय 1 इंडक्टेंस। तो ये इंडक्टेंस की समरी आपके सामने पेश है, मैंने पूरा समरी यहां पे लिख दिया है। इंडक्टेंस के अंदर जितने भी डेरिवेशन, हम लोगों ने एक एक डेरिवेशन खोल के रख दिया है हमारे फुल कोर्स में, बट अभी मुझे डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी आपको मैं उन सारे डेरिवेशन की समरी एक ही स्लाइड पे बता दूंगा। इस स्लाइड पे सब कुछ अवेलेबल है जहां से क्वेश्चन बनेगा आपका।
ठीक है। और ये किसी किताब में नहीं मिलता, ये मैंने खुद ने अरेंज किया है इस तरीके से सिस्टमेटिक, ये खुद का मेरा बनाया हुआ है, ठीक है, कि इंटरनल एक्सटर्नल पूरा टेबल जो है, ताकि आपको थोड़ा सा समरी वाइज या विजुअलाइजेशन जो बड़े बड़े डेरिवेशन उसका एक जगह पे मिल सके। मेरे हाथ में ये क्या चीज है, ये चीज तो ये क्या है कि केमिकल है जिससे हम लोग बोर्ड साफ करते हैं, बट अभी मुझे यही मिला कंडक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो एक तरह का ये ट्रांसमिशन वायर है ना, तो वायर का एक हिस्सा मैंने कट कर लिया जिसको मैं कंडक्टर बोल रहा हूं, है ना। इधर से भी देख पा रहे होंगे, इधर से भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या किया, इंडक्टेंस की शुरुआत करी, वन बाय वन बताते जाता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। हमने क्या किया, इंडक्टेंस कैलकुलेशन की शुरुआत करी और हमने एक कंडक्टर लिया। क्या लिया मैंने, वन कंडक्टर लिया। समझना है ना, सारे डेरिवेशन आपने जो मेरे हाथ के डेरिवेशन पढ़ रखे हैं ना, या कहीं और भी पढ़े होंगे, तो सारे डेरिवेशन की समरी अभी आपके दिमाग में आने लग जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये कंडक्टर है। इस कंडक्टर पे हमने देखा कि इस सिर्फ एक कंडक्टर, अभी लाइन फेस, थ्री फेस, सिंगल फेस सब भूल जाओ, अभी सिर्फ एक कंडक्टर अवेलेबल है। जब हमने इस कंडक्टर की एनालिसिस की और इंडक्टेंस फाइंड किया, तो हमें पता चला कि जो फ्लक्स है हमारा, जो फ्लक्स है वो यहां पे एक्सटर्नल तो रहेगा ही रहेगा फ्लक्स, बट ये इंटरनल भी चले जाता है फ्लक्स। इस कंडक्टर के इनसाइड भी क्या है, फ्लक्स एग्जिस्ट करता है, फ्लक्स लिंकेज एग्जिस्ट करता है। इस वजह से यहां पर दो टाइप के इंडक्टेंस फाइंड आउट होते हैं। एक कंडक्टर में दो टाइप के इंडक्टेंस फाइंड आउट होते हैं। पहला है इंटरनल, कि फ्लक्स लिंकेज जो अंदर की साइड में हुआ है, फ्लक्स लिंकअप हो रहा है, इसका मतलब इंडक्टेंस प्रेजेंट है, तो इंटरनल इंडक्टेंस कितना होगा, और आउटसाइड भी फ्लक्स ट्रेवल करता है, तो एक्सटर्नल इंडक्टेंस कितना होगा। तो हमने जब जाना डेरिवेशन करके, तो इंटरनल का डेरिवेशन किया, तो साई एक्सटर्नल, फ्लक्स लिंकेज फाइंड कर लिया, तो फ्लक्स लिंकेज डिवाइडेड बाय करंट, तो आपका क्या आ जाएगा, इंडक्टेंस आ जाएगा। तो साई इंटरनल इक्वल टू म्यू आई डिवाइडेड बाय 8 पाई। और म्यू के बारे में तो आप जानते ही हो, म्यू क्या होता है, देखिए म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। अब म्यू नॉट की वैल्यू मुझे बताने की जरूरत नहीं, 4.10⁻⁻⁷ हेनरी पर मीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, म्यू की वैल्यू। और म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी क्या है आपकी, जो भी गिवन रहेगा मटेरियल उसके हिसाब से वेरी होती जाए। क्वेश्चन में गिवन हो तो ले लेना, नहीं हो तो मन मान के कर लेना, ठीक है। चलिए, तो इंटरनल क्या होगा, म्यू आई डिवाइडेड बाय 8 पाई, ठीक है। और यहां पे हम लोग करंट को नीचे लेके आ जाएंगे तो इंडक्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये इंटरनल का हो गया। फिर हमने जब एक्सटर्नल का फाइंड आउट किया, फिर एक डेरिवेशन हुआ। एक्सटर्नल में क्या हुआ, एक्सटर्नल इक्वल टू म्यू आई डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब देखिए, ये मैं नॉट म्यू आई, सॉरी, साई एक्सटर्नल, साई बोलते हैं इसको, है ना, नॉट म्यू। साई एक्सटर्नल इक्वल टू म्यू आई डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटीग्रेशन आर टू इनफाइनाइट dx अपॉन x, ठीक है। अब ये जो लोग डेरिवेशन कर रहे होंगे उनको पता होगा कि ये जो इनफाइनाइट पॉइंट है ये रेडियस r से है ना, क्योंकि एक्सटर्नल यहां से चालू होगा, सरफेस से चालू होगा, सरफेस से लगा के किसी पॉइंट तक, तो वो पॉइंट मान लो इनफाइनाइट पे मान लिया मैंने, कहीं दूर, बहुत दूर, तो इनफाइनाइट लिख देंगे। और अगर वो किसी d पॉइंट तक मान लिया तो इसलिए d लिखेंगे, ताकि ये दोनों फॉर्मूले एक ही है, सिर्फ इनफाइनाइट की जगह हमने किसी पॉइंट d से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। बाकी फॉर्मूले लगभग एक जैसे ही हैं। तो ये हमारा एक्सटर्नल रहा। ये dx अपॉन x क्या होता है, वो बिल्कुल एकदम स्ट्रिप हम लोगों ने कट करी थी, dx और x वाला चीजें, वो सारा डेरिवेशन अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा। और जिसको डेरिवेशन नहीं पता तो ये फॉर्मूला रटने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। डेरिवेशन तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो साई एक्सटर्नल इक्वल टू म्यू आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर टू dx डिवाइडेड बाय x, ठीक है। चलो, अब क्या करा हमने कि मुझे तो टोटल चाहिए, इस एक कंडक्टर का टोटल क्या होगा, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। तो ये कितना हो जाएगा, साई टोटल इक्वल टू म्यू आई डिवाइडेड बाय 2 पाई, क्योंकि म्यू आई 2 पाई कॉमन ले लिया मैंने, तो यहां नीचे 8 था तो अंदर 1/4 रह जाएगा, प्लस आर टू इनफाइनाइट dx अपॉन x हो जाएगा, dx अपॉन x हो जाएगा, ठीक है। और इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और भी अगर मैं अच्छे से लिख सकूं ना, तो ये जो म्यू है इसको भी आप अंदर ले जाके चीजें कर सकते हैं। म्यू को मत बाहर लेके आओ, म्यू को म्यू नॉट और म्यू आई, क्योंकि देखो बाहर का तो क्या कोई मटेरियल है नहीं, तो बाहर तो सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, एब्सोल्यूट रहेगा। कोई मटेरियल एयर का तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव परमेबिलिटी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को भी अलग अलग तरीके से लिख सकते हो क्वेश्चंस के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। म्यू आई डिवाइडेड बाय 2 पाई ब्रैकेट 1/4 प्लस आर टू इनफाइनाइट dx अपॉन x, ठीक है। ये हो गया टोटल इंटरनल प्लस एक्सटर्नल का समेशन। अब क्या हुआ, सर एक कंडक्टर का तो कोई यूटिलिटी है ही नहीं, क्योंकि एक कंडक्टर से तो करंट ट्रेवल कर ही नहीं सकता, क्योंकि करंट के लिए तो रिटर्न पाथ जरूरी
है ना, एक कंडक्टर से करंट जाएगा तो वापस रिटर्न पाथ जरूरी, तभी तो करंट फ्लो करेगा, केसीएल तो वैलिड होना चाहिए। तो इस वजह से अब जो कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे वो कुछ इस तरीके से बनेंगे कि सिंगल फेस और 3 फेस, दो तरीके के कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है हमारे पास, है ना। एक कंडक्टर से तो कोई मतलब नहीं है, सिंगल फेस और 3 फेस। सिंगल फेस का मतलब है कि एक कंडक्टर के साथ एक और कंडक्टर आ जाए, है ना। सपोज करो मेरे पास अब यहाँ तो कुछ ऐसा, चलो ये सर्कुलर पाथ में बॉटल है मेरे पास, है ना, दो डिफरेंट है बट ये सेम रेडियस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये दो कंडक्टर हो गए, तो एक फेस का हो गया, दूसरा न्यूट्रल का हो गया, या फिर दो कंडक्टर के बीच में हम लोगों ने सिंगल फेस अरेंजमेंट कर दिया, तो इस तरीके से हो जाएगा, है ना। अब मैं सारी चीजें रख देता हूं, फटाफट समझाने पे आता हूं। देखो, तो सिंगल फेस हो जाएगा तो ये ए और ये बी, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को स्मॉल डी डिस्टेंस बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और इनकी रेडियस दोनों इक्वल है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, आर और आर, ठीक है, सिंगल फेस। तो इसमें क्या हुआ, सपोज करो मुझे इस कंडक्टर का इंडक्टेंस लिखना हुआ, तो 2 × 10⁻⁷ μr/4 प्लस ln d/r। अब सर ये फॉर्मूला कैसे आया, डेरिवेशन से आ गया, डेरिवेशन करा था हमने तो ये फॉर्मूला इजाद हो गया, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा एल बी, तो सेम डिस्टेंस तो वही है, रेडियस भी वही है सेम, तो जो एल आएगा वही क्या होगा, एल बी हो जाएगा। अब कोई हमसे पूछे कि पर कंडक्टर नहीं, पूछ के टोटल इस सिंगल फेस पूरे अरेंजमेंट का टोटल इंडक्टेंस क्या है, तो आप क्या बोलोगे, टोटल इंडक्टेंस एल ए और एल बी दोनों इंडक्टेंस है, दोनों का प्लस हो जाएगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, लूप जो हो जाएगा 2 × एल ए बोल दो या 2 × एल बी बोल दो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लूप इंडक्टेंस या फिर सर्क्यूट इंडक्टेंस, है ना, लूप इंडक्टेंस या फिर सर्क्यूट इंडक्टेंस। फिर क्या हुआ, कहानी में ट्विस्ट आया। क्या ट्विस्ट आया कि हमने देखा, बहुत अच्छे से एनालिसिस किया कि एक सॉलिड कंडक्टर ले रहे हैं, बट बार बार हमें ये पता चल रहा है कि जो सेंट्रलाइज पोर्शन है ये यूज नहीं हो पा रहा है। ये सेंट्रलाइज पोर्शन हमारा क्या हो रहा है, ड्यू टू स्किन इफेक्ट ये यूज में नहीं आ रहा है। इस वजह से कहने को तो ये रेडियस पूरी आर है, बट असल में ये पूरा जो एरिया है वो पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया तो यूज ही नहीं हो रहा है। तो इस वजह से ये आर रेडियस है, ये आर रेडियस तो एक्चुअल में है ही नहीं, है ना, एक्चुअल में तो है ही नहीं, भ्रम है सिर्फ और सिर्फ के सॉलिड कंडक्टर होने के बावजूद ड्यू टू स्किन इफेक्ट ये रेडियस, क्योंकि सेंट्रलाइज पोर्शन यूज नहीं हो रहा है, तो हमारा थिक स्ट्रिप ही कंडक्टर का ये सेंट्रलाइज पोर्शन तो यूज ही नहीं हो रहा है। इस वजह से जो रेडियस है वो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जो एक्चुअल रेडियस है जिसको बोलते हैं इफेक्टिव रेडियस, इफेक्टिव रेडियस। तो अगर हमने कंसिडर किया है स्किन इफेक्ट को, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 × 10⁻⁷ ln d/r डैश। ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आर डैश। आर डैश क्या है, आर डैश को बोलते हैं इफेक्टिव रेडियस। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव रेडियस, जो कि कितनी होगी 0.7788 इंटू आर। आर क्या हमारा नॉर्मल रेडियस, या फिर इसको e⁻⁻⁴, है ना, e⁻⁻⁴ इंटू आर, ये भी लिख सकते हैं। e⁻⁻⁴ को ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 0.7788 आ जाएगा। क्लियर है यहां तक। तो आपको क्या है फॉर्मूला, अब आपको कंफ्यूजन हो गया कि सर सिंगल फेस का क्वेश्चन आएगा, तो अब तो हमारे सामने तो दो चीजें हो गई, ये फॉर्मूला लगाए कि ये फॉर्मूला लगाए। तो मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन देखने के, जो क्वेश्चन देने के तरीके पर डिपेंड करेगा कि ये लगाना है कि ये लगाना है। मैं आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा ताकि आपको पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला कब लगाना है और ये कब लगाना है। जब कुछ भी नहीं गिवन हो, हमें सिंपली ऐसा दे दिया, डी दे दिया, आर डैश दे दिया, और रजिस्टिविटी के बारे में कुछ भी हमें मेंशन नहीं है ना, कोई मटेरियल के बारे में, मटेरियल से हमारा क्वेश्चन डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है अगर, तो हम डायरेक्टली इसी फॉर्मूले से आंसर निकाल लेंगे। और अगर हमें दिया है कि भाई कॉपर का कंडक्टर है, एल्यूमिनियम का कंडक्टर है, दोनों का निकालो, दोनों का रजिस्टिविटी वगैरह, रिलेटिव परमेबिलिटी वगैरह सब कुछ गिवन है, तब इस वाले फॉर्मूले से करेंगे हम लोग। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूला ज्यादातर आपको काम में आने वाला है ना। कोई नींद में भी उठा के पूछे तो आपको पता होना चाहिए, और मेरे हिसाब से जो भी सिंसियर लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनको ये फॉर्मूला पता होगा। मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं, सब कुछ मैंने बताया है। अब चलते 3 फेस पे। अब 3 फेस पे चलेंगे, इसका मतलब 3 कंडक्टर आ जाएंगे हमारे पास, 3 कंडक्टर आर वाई बी, 3 कंडक्टर आ गए। अब ये 3 कंडक्टर अलग अलग तरीके से कैसे भी, ऐसे भी ट्रांसमिशन लाइन जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, और तीनों के तीनों का इक्वल स्पेसिंग भी हो सकता है, तीनों का तीनों का इक्वल स्पेसिंग भी हो सकता है। इसका मतलब है कि 3 फेस मतलब 3 कंडक्टर ए बी और सी, है ना, 3 फेस के कंडक्टर। अब इसमें 2 कैटेगरी बन जाती है, सिमेट्रिकल स्पेसिंग और अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग। सिमेट्रिकल स्पेसिंग का मतलब है कि हर एक कंडक्टर के जो बीच का दूरी है वो क्या है, एक जैसा है।
मतलब ए फेज, बी फेज और सी फेज, तीनों फेजेस के बीच का जो दूरी है वो डी 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 एक जैसी डिस्टेंस है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? और अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, थ्री फेज में हम लोग कभी भी ओवरऑल इंडक्टेंस नहीं कैलकुलेट करते, हम लोग पर फेज कैलकुलेट करते हैं। मैंने याद है गोल्डन रूल बताया था, ओमिक वैल्यू मतलब इंडक्टेंस से क्या करेंगे कैलकुलेट? रिएक्टेंस से तो कैलकुलेट करेंगे भाई। इंडक्टेंस से कैलकुलेट क्या करने वाले? रिएक्टेंस, ओमेगा एल। तो रिएक्टेंस काय में होता है? पर फेज में। तो इंडक्टेंस भी काय में कैलकुलेट करेंगे? पर फेज में। तो थ्री फेज में हमेशा जो भी इंडक्टेंस है बाय डिफॉल्ट में फेज नहीं भी लिखूं तो वो क्या है? पर फेज कैलकुलेशन है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो 2 × 10⁻⁷ ln d बाय आर डैश। सर ये तो बहुत ही आसान सा फॉर्मूला आपने बता दिया, ये तो हमने जस्ट सिंगल फेज में देखा था, वैसा का वैसा फॉर्मूला बन गया। ये तो बिल्कुल बन गया, क्योंकि डिस्टेंस क्या आपका? सिमेट्रिसिटी। ये फॉर्मूला कैसे आता सब कुछ मैंने बताया डेरिवेशन करके। ठीक है, देखो सेम फॉर्मूला आ गया। यूनिट ध्यान रखना हेनरी पर मीटर। चलो अब चलते हैं अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग। अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग के अलग अलग वेरिएशन हो सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर वन, ये हमारा क्या है? एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3। अलग अलग मैंने कॉन्फ़िगरेशन बता दिए। सपोज करो पहले ये 3 रखें, D1, D2, D3, डिस्टेंस अलग अलग है, तो यहां पे 2 × 10⁻⁷ ln, नीचे तो r डैश है, r डैश का मतलब 0.7788 r, और r क्या है? ईच कंडक्टर का रेडियस। और ऊपर की साइड में क्या करोगे? क्यूबिक रूट ऑफ D1, D2, D3, इन तीनों डिस्टेंसेस को रखना, क्यूबिक रूट लगा देना। अब देखो इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, सिमेट्रिकल स्पेसिंग। अगर ये D1, D2, D3 एक ही जैसी इक्वल हो जाए तो सेम फॉर्मूला आ जाएगा कि नहीं? क्योंकि क्यूबिक रूट है, सेम फॉर्मूला बन गया। ठीक है, चलो इसमें तो दिक्कत नहीं आती, अनसिमेट्रिकल है तो तुरंत रख देते हो। जब इस तरह का केस आता ना तब दिक्कत आती है। तब क्या स्टूडेंट कैलकुलेशन करते हैं कि D1 और D2 तो पता चल गया है ना, D1, D2 और D3 कौन सा? A से लगाकर C का क्या है? D3 कैलकुलेशन आएगा, तो वो यहां पे रख देना। कुछ क्वेश्चन ऐसे दिखाई देंगे आपको, ये वर्टिकली प्लेस्ड है या हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है ना। कई बार लैंग्वेज में लिखा रहता हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड, वर्टिकली प्लेस्ड, तो समझ नहीं आता है कि सर प्लेसिंग कैसे होगा। अब ये दिख रखा है ना, देख रखा है एक बार, तो अब लैंग्वेज में आ जाएगा तो आप कर दोगे, प्लेसिंग कर दोगे आसानी से। ठीक है, तो ये हमारा क्या? वर्टिकली, 3 फेज 3 कंडक्टर प्लेस्ड इन वर्टिकल, तो ऐसा करोगे। हॉरिजॉन्टल प्लेसिंग है तो ऐसा करोगे, D1, D2, D3, यही फॉर्मूला लगा देना है आपको अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग का। मजा आया क्वेश्चन में? नॉट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट में मजा आया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहां तक चीजें क्लियर है। अब जितने भी आज तक क्वेश्चन आए ना, सिर्फ जितना अभी तक मैंने बताया उतने पे ही आए हैं। ज्यादातर क्वेश्चन आपके या तो मोस्टली अभी तक जो 16 के बाद से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो या तो सिंगल फेज से आए हैं या ज्यादातर आपको 3 फेज से आए हैं। 3 फेज में ज्यादा से ज्यादा सिमेट्रिकल स्पेसिंग से आता है, और कभी ज्यादा ही हुआ तो अनसिमेट्रिकल से आ जाएगा। ठीक है, तो इन 2 सेक्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। इंटरनल एक्सटर्नल एक कंडक्टर का कभी कोई टोटल पूछता ही नहीं है, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। अब पता नहीं क्यों इंटरेस्ट नहीं है, बट नहीं है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब क्या होता है, इसके आगे जो 3 फेज के अरेंजमेंट है, 3 फेज के अरेंजमेंट अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है 3 फेज के भी, वो कौन कौन से कहलाते हैं? सिंगल सर्क्यूट लाइन, डबल सर्क्यूट लाइन, और सिंगल हो या डबल हो विथ बंडल कंडक्टर। ये 3 तरह के कॉन्फ़िगरेशन है। इनकी कैलकुलेशन कंपैरेटिवली इसके ज्यादा थोड़ी लेंदी होती है, तो क्वेश्चन आज तक यहां से नहीं आया। बहुत पुराना आया हो तो आया हो, जब आपका जन्म हुआ उससे पहले वाला गेट में आया हो तो आया हो, अदरवाइज पिछले 10-15 सालों के अंदर तो इन तीनों से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा ऐसा नहीं आया है। खासकर डबल सर्क्यूट लाइन या विद बंडल कंडक्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो आप क्यों नहीं पूछा गया? उसका एक रीजन भी, इसमें कैलकुलेशन, लेबोरियस कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, और आईआईटी वाले जो होते हैं ना, दे वांट्स एनालिटिकल पीपल, नॉट लेबोरियस पीपल। उनको मेहनत करने वाले, गधे वाली मेहनत करने वाले लोग नहीं चाहिए, उनको थोड़ा एनालिटिकल थिंकिंग वाले चाहिए। तो यहां से क्वेश्चन लेबोरियस कैलकुलेशन वाला बनता है, एनालिटिकल अप्रोच वाले क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते हैं। इस वजह से डबल या बंडल से क्वेश्चन नहीं आया है आज तक, बट अगले आने वाले सालों की कोई गारंटी नहीं ले सकता। हो सकता है क्वेश्चन यहां से दे दे, थोड़ी इजी कैलकुलेशन वाली दे दे, 1-1 मीटर पे की दूरी पे रख के दे दिया हो, तो वो क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। तो हम तो भैया कुछ नहीं छोड़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब सिंगल सर्क्यूट लाइन में क्या है? सिंगल सर्क्यूट लाइन क्या है? सेम ऐसा ही होगा। सिंगल सर्क्यूट लाइन का मतलब ये समझो कि एक ट्रांसमिशन टावर है ना, ध्यान से देखना है। ट्रांसमिशन टावर है, उस पे ए फेज, बी फेज और सी फेज इस तरीके से लगे हैं, दैट इज सिंगल सर्क्यूट लाइन। और ये आपका डबल सर्क्यूट लाइन। डबल सर्क्यूट लाइन का मतलब क्या है कि ए बी सी 3 फेज ऐसे और
ए डैश बी डैश सी डैश, एक लाइन ऐसे, मतलब 3 फेज, तो ओवरऑल कितना हो गया, 6 फेजेस हो गए ना। तो इन 6 फेजेस को यूटिलिटी एंड पे तो हमें क्या करना है, यूटिलिटी एंड पे हमारा जो मोटर हम लोग लेके बैठे वो तो 3 फेज है हाईएस्ट, 6 फेज की तो मोटर हम लोग बहुत रेयरली यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इन 3 फेज और 3 फेज को जो इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, इनको आगे जाके हम लोग वापस से 3 फेज में कन्वर्ट कर लेंगे, 6 फेजेस को वापस से 3 फेज में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो डबल सर्क्यूट लाइन है, एक सिंगल सर्क्यूट लाइन मतलब 3 फेज जा रहे हैं, इधर से ज्यादा पावर से जाएंगे, दोनों साइड से लाइनें चले जाएगी, डबल सर्क्यूट लाइन। प्रैक्टिकली एक टावर के ऊपर ज्यादातर आपने डबल सर्क्यूट लाइन ही देखी होगी, इधर से भी वायरिंग है, इधर से भी वायरिंग है। ठीक है, और अब आप पूछ रहे होंगे सर ए और ए डैश ऐसे अपोजिट क्यों रखा, सी और सी डैश अपोजिट क्यों रखा, क्योंकि हमारा मकसद आगे चल के जो जीएमआर कैलकुलेट करेंगे वो, या डीएस या जीएमआर जो भी बोल लो, वो हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा रखना है। ठीक है, वो मतलब क्या होता है अभी आगे जाके बताऊंगा। तो सिंगल सर्क्यूट लाइन अगेन एबीसी या तो सिमेट्रिकल हो सकते हैं या अनसिमेट्रिकल हो सकते हैं। तो ये तो हम ये बोल सकते हैं कि सेम एज, हमारा ये तो कंप्लीट हो गया, ये सेक्शन तो हमारा सेम एज सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग वाले केसेस से सॉल्व हो जाएगा, सिंगल सर्क्यूट लाइन है। बात है डबल सर्क्यूट लाइन की, डबल सर्क्यूट लाइन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन कराऊंगा जब ज्यादा क्लियरिटी आएगी, बट अभी समरी के नाते, क्योंकि मुझे पता है जिनको डेरिवेशन और क्वेश्चन करे हुए हैं वो मेरी बातों को समझ जाएंगे कि इंडक्टेंस अगर मुझे निकालना है 2 × 10⁻⁷ ln dm अपॉन ds, या फिर 2 × 10⁻⁷ ln, इस dm को ही हम क्या बोलते हैं, GMD बोलते हैं, जय माता दी, है ना, जय माता दी नहीं है ना, GMD, ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस, और ds को हम क्या बोलते हैं, जीमार, ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस। ठीक है, तो यहां पर GMD का मतलब क्या होता है या DM का मतलब क्या होता है ये समझना। इफेक्टिव डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस मतलब हम लोग इफेक्टिव डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, और ज्योमेट्रिकल मीन मतलब अंडर रूट लगा के जितने हमारे कंडक्टर के बीच में डिस्टेंसेस होंगे उसका रूट हो जाएगा, 3 होंगे, 4 होंगे, क्यूबिक रूट होगा, 4th रूट होगा, 5th रूट होगा, 6th रूट होगा, जैसा भी रहे। तो इफेक्टिव डिस्टेंस, अब GMD का मतलब क्या है कि उन कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस देखना है हमें जो अपोजिट करंट कैरी कर रहा है। किनका देखना है हमें, जो अपोजिट करंट, मतलब 2 कंडक्टर ऐसे हैं मेरे पास, थोड़ी देर के लिए दोनों कंडक्टर ऐसे हैं और इन दोनों के बीच में करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, इसका बाहर जा रहा है और इसका अंदर आ रहा है। ठीक है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उनको कैलकुलेट करना है। समझ में आए, इस अपोजिट लाइन, इस अपोजिट करंट को ध्यान में रखना, समझ जाओगे बाकी आगे की चीजें। और GMR इसमें भी करते हैं, इफेक्टिव डिस्टेंस से कैलकुलेट है हम, बट क्या करते हैं, सेम करंट डायरेक्शन, मतलब वो ऐसे कंडक्टर जो कि सेम डायरेक्शन ऑफ करंट कैरी कर रहे हैं उनकी कैलकुलेशन करेंगे हम। समझ में आ गया। इसको आगे चल के हम लोग, चलो आगे बता दूंगा, GMR को हम लोग एक्चुअली में जो हमारा ये था ना, ये वाला पोर्शन यहां पे बोल सकते ये R डैश था, तो ये असल में जो GMR है इज इक्विवेलेंट टू या एनालॉगस टू, नॉट इक्विवेलेंट, एनालॉगस टू, GMR इज एनालॉगस टू R डैश, है ना, सिंगल फेज या 3 फेज में जो हमने R डैश पढ़ रखा है ना, दैट इज एनालॉगस टू, सॉरी ये दैट इज एनालॉगस टू R डैश, है ना। हमारे जो 3 फेज में जो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग या सिंगल फेज में जो R डैश था, एक एनालॉगस टू GMR वही है। और यहां पे ये कितना है, ये जो स्मॉल d पढ़ा था हमने वो एनालॉगस टू GMD है। ठीक है, चलो अब थर्ड कॉन्फ़िगरेशन हमारा विथ बंडल कंडक्टर। अब बंडलिंग में ऑलरेडी मैं पिछले लेक्चर में बंडल का मतलब समझा चुका था आपको। अब यहाँ पे देखो ये सिंगल सर्क्यूट लाइन है, ऐसा हो सकता है डबल सर्क्यूट के साथ भी बंडलिंग हो सकती है, सिंगल सर्क्यूट के साथ भी बंडलिंग हो सकती है। तो यहाँ पे बंडल का मतलब है कि बहुत ही छोटी छोटी दूरी पे कुछ कंडक्टर प्लेस है। अभी 2-2 कंडक्टर प्लेस है, हो सकता है 3-3 हो जाए, 4-4 हो जाए, 5-5, 6 से 7-7 भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लेसिंग, तो ये बंडल है। ऑलरेडी मैं पिछले क्लास में बंडल के बारे में बता चुका हूं। अब इसका जो DM है मतलब GMD है, वो तो जैसा इधर कैलकुलेट करेंगे वैसा के वैसा कैलकुलेशन होगा, है ना। जैसे अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल में हम लोगों ने जैसे जो D कैलकुलेट किया, ये असल में GMD है। असल में देखा जाए तो एनालॉगस बोल दिया मैंने, है ना, एनालॉगस बोल दिया। तो DM का कैलकुलेशन तो सेम है जैसा हम लोग कैलकुलेशन करते आए हैं, बस DS का कैलकुलेशन बदलेगा। DS का कैलकुलेशन ऐसे बदलेगा कि बंडल में कितने कंडक्टर, एक फेज में बंडल के अंदर कितने कंडक्टर, अगर 2 होंगे तो कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन होगी, है ना। आप देखो इसको और सिंप्लीफाई बना सकते हो, कैसे बना सकते हो और सिंप्लीफाई चाहो तो, इसको और सिंप्लीफाई बनाना है
तो 2 से ये कट जाएगा तो अंडर रूट आर डैश इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर 3 कंडक्टर कुछ इस तरीके से प्लेसिंग है ना, डिस्टेंस डी स्मॉल डी, तो ये 9th रूट ऑफ आर डैश प्लस डी इंटू का होल स्क्वायर, तो फिर 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो और छोटा हो सकता है, 3 हो सकता है इसका पोर्शन, आई थिंक सेकंड नहीं थर्ड होगा ना, 3 होगा यहाँ पे, 3 यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, 3 होगा। तो इस तरीके से और सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्यूबिक ये रूट और 9th रूट और ये कैंसिल हो जाएगा। 4 इस तरीके से अगर प्लेसिंग है बंडल कंडक्टर में, ये 4 कंडक्टर इन अ बंडल, तो कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन होगी। ये सारी की सारी चीजें फुल लेंथ में ऑलरेडी मैंने डिस्क्राइब कर रखी है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट क्वेश्चन एक करवा दूंगा मैं, उसके हिसाब से सारी चीजें होगी। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा, यहाँ पे पूरा का पूरा समरी हमारे इंडक्टेंस का। और मैंने आपको क्या बता रखा कि इंडक्टेंस में किस हिस्से से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग, सिंगल फेस, ये वाला जो पोर्शन है इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। यहां से क्वेश्चंस पॉसिबिलिटी कम है, तो एक डबल सर्किट पे भी क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे ताकि आपका रिवीजन हो सके, एक बंडल पे भी कर लेंगे, और बाकी क्वेश्चंस की यहां पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। बट क्या होता है, इनके साथ साथ मैंने ऑलरेडी आपको एक चीज बता रखी थी। क्या बता रखा था, देखो जीएमआर कैलकुलेशन, है ना, पिछले लेक्चर में मैंने थोड़ा बहुत रिवाइज करवाया था। जीएमआर में क्या होता है कि जीएमआर पे बहुत ज्यादा फोकस करा गया है पिछले 1-2 सालों में, कि जीएमआर कैलकुलेशन पे क्वेश्चन पूछते हैं। तो जीएमआर कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे, बट आपको थोड़ा सा मैं एक समरी टाइप बता देता हूं। ठीक है, देखिए ये हमारा सॉलिड कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर है तो 10⁻⁻⁷ ln d बाय आर डैश, है ना, डी बाई आर डैश हो गया। सिंपली यही 3 फेज कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से दे दे, स्ट्रैंडेड कंडक्टर दे दे, क्या दे दे, स्ट्रैंडेड कंडक्टर 3-3 का पेयर दे दे, तो हमें क्या, डी तो वही है, सपोज करो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है ना, ये डिस्टेंस हमारा सेंटर टू सेंटर होता है, डी डी डी, ये डिस्टेंस डी है, तो ln तो ऊपर तो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। मान लो d1 d2 d3 रहा तो क्यूबिक रूट ऑफ d1 d2 d3 हो जाएगा gmd। जीएमआर हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस 3 का जो ये 3 का अरेंजमेंट है उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों देखो, ये 3 कंडक्टर एक फेस के अंदर 3 कंडक्टर का स्ट्रैंड है, 3 कंडक्टर का स्ट्रैंड है, तो इन 3 कंडक्टर आपस में जो तीनों के तीनों कंडक्टर ये एक ही फेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अंदर की साइड में ये तीनों के तीनों एक ही फेस से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहां पे जीएमआर ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस कैलकुलेट होगा, है ना। कैसे कैलकुलेट होगा अभी मैं आगे सिखाऊंगा अगले लेक्चर में, समझ गए। आर डैश को ही जीएमआर बोलते हैं और इसको ही हम लोग कई बार सेल्फ जीएमडी भी बोलते हैं। सेल्फ जीएमडी का मतलब है जीएमआर, कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन में लैंग्वेज में लिख सकते हैं सेल्फ जीएमडी कैलकुलेट करो। सेल्फ जीएमडी का मतलब है जीएमआर और उसका एनालॉगस क्या है, आर डैश। ठीक है, स्मॉल डी जीएमडी और इसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल जीएमडी भी बोलते हैं। नॉर्मल जीएमडी को म्यूचुअल जीएमडी भी बोलते हैं। चलो, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको कि ये दोनों के दोनों कंडक्टर एक ही फेस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये हमारा बी फेस से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इधर से करंट गया और वापस इधर पे रिटर्न हो गया। तो अब ये दोनों कंडक्टर जो है ये एक ही फेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ही फेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में हमें डीएस मतलब जीएमआर कैलकुलेट करना पड़ेगा। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कैसे करेंगे, कुछ क्वेश्चंस जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जीएमआर कैलकुलेशन हमारा मेन टॉपिक होने वाला है और अगले लेक्चर से हम लोग जीएमआर कैलकुलेशन के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, वहां से प्रॉपर आइडिया आ जाएगा कि जीएमआर कैसे कैलकुलेट करते हैं। जीएमआर कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फिर सिंगल फेज, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, डबल सर्किट लाइन, बंडल कंडक्टर, इन सब के ऊपर एक एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे ताकि ओवरऑल प्रैक्टिस हमारी हो सके। तो रैंक बूस्टर सीरीज को एंजॉय करिए, जी सेंटर एप्लीकेशन पे फुल वर्जन इसका अवेलेबल है। अपने दोस्तों को भी बताइए, क्विक रिवाइज करवा रहे हैं, हर एक छोटी से छोटी चीज भी हम लोग कवर करेंगे और न्यूमेरिकल सफिशिएंट अमाउंट में करेंगे ताकि 3 घंटे में आप अपने कोर सब्जेक्ट जो कि पावर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से अच्छे नंबर लेके आए। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल के साथ। ओके, थैंक यू।